Good morning, student. This is Ruby Rathor, your science teacher. Student, today I am going to start your second chapter in science. Okay? So, the name of our second chapter is microorganism, friend and foe. माइक्रोऑर्गेनिज्म इट मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोन के साइज के होते हैं. माइक्रोन इट मीन्स 10⁻⁻⁶. आप ऐसे नहीं समझ सकते हैं. 10⁻⁻⁶ इन द सेंस आप ये समझ लीजिए कि जो आपके पास एक स्केल होती है, जो रेगुलर स्केल आप यूज़ करते हैं इन द मैथमेटिक्स, उसमें जो 1 मिलीमीटर है वो 1 मिलीमीटर से बहुत छोटा साइज. इट मीन्स 1 मिलीमीटर तक हम इजीली देख सकते हैं किसी चीज़ को, बट 1 मिलीमीटर से छोटे साइज को हम नहीं देख सकते. तो ऐसे जीव जो 1 मिलीमीटर से बहुत छोटे साइज के होते हैं उनको कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. देयर आर मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट सराउंड इट आवर सेल्फ. ओके. सो फ्रेंड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो. फ्रेंड मीन्स मित्र और फो मीन्स होता है इनेमी. इनेमी इट मीन्स शत्रु. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड भी हो सकते हैं एंड हमारे फो इट मीन्स इनेमी शत्रु भी हो सकते हैं. सो लेट स्टार्ट. यू कैन सी दैट सेवरल काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल. आपने बहुत सारे प्लांट और एनिमल को देखा होगा हमारे चारों ओर. हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिम्स अराउंड अस. लेकिन कुछ लिविंग ऑर्गेनिम्स हमारे चारों ओर और उपस्थित होते हैं. दैट आर नोन एज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जिनको हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, या फिर हम इनको कभी कभी क्या बोल सकते हैं? माइक्रोब्स भी बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, you might have observed that during the rainy season most of bread get spoiled and its surface get covered with greyish white patches. आपने जनरली देखा होगा, जनरली बरसात के दिनों में अगर हम किसी ब्रेड को बाहर निकाल के रख देते हैं 2-3 दिनों के लिए, तो वो कैसा हो जाता है? स्पॉइल हो जाता है. स्पॉइल इट मीन्स खराब हो जाता है, उसके ऊपर फफूंद आ जाती है. यू नो वेरी वेल. और दैट सरफेस कवर्ड विद ग्रेइश वाइट पैचेस. उसकी सरफेस पर, ब्रेड के ऊपर आपको ग्रेइश वाइट कलर के पैचेस यानी कि धब्बे नजर आएंगे. ऑब्जर्व दैट पैचेस थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास. जब हम इन पैचेस को मैग्नीफाइंग ग्लास इन द सेंस एक ऐसा ग्लास जो छोटी सी वस्तु को आपको बड़ा कर कर दिखाए, तो मैग्नीफाइंग ग्लास से जब हम उन पैचेस को देखेंगे, यू विल सी टिनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर. तो आपको उन पैचेस के अराउंड ब्लैक कलर के राउंड स्ट्रक्चर नजर आएंगे. यू नो व्हाट दिस स्ट्रक्चर आर एंड वेयर डू दिस कम फ्रॉम. आप जानते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कहाँ से आए हैं और कहाँ इनका जो काम है वो क्या है और ये स्ट्रक्चर क्या है. क्या आपको इन स्ट्रक्चर्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज है? सो स्टूडेंट, let us move. Microorganism. Let understand about the microorganism by the following activities given your screen. So now read the first activity 2.1. Activity 2.1 says that collect some moist seed. आपको कुछ collect some moist soil from the field in a beaker and add water to it. आपको कुछ नम मिट्टी को इकट्ठा करना है एक बीकर में और उसमें क्या मिला देना है? पानी मिला देना है. आफ्टर सॉइल पार्टिकल हैव सेटल डाउन. आपको मालूम है जब हम मिट्टी को पानी में मिलाते हैं तो मिट्टी उसकी तली पर, बीकर की तली पर बैठ जाती है. ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर माइक्रोस्कोप. व्हाट डू यू सी. जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे या माइक्रोस्कोप से उस बीकर के ऊपर देखेंगे तो आपको उसमें कुछ नज़र आएगा. अगर आप उसकी एक ड्रॉप को वॉच ग्लास यानी कि कांच की पट्टी पर निकालकर माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको उसमें कुछ नज़र आएगा. क्या होगा वो? लेट अंडरस्टैंड. लेट अस रीड एक्टिविटी 2.2. एक्टिविटी 2.2 देखते हैं क्या कहती है. टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड. आपको तालाब से कुछ पानी की बूंदें लेनी है. स्प्रेड ऑन ग्लास स्लाइड. आपको कांच की पट्टी पर, ग्लास स्लाइड पर उस वाटर की ड्रॉपलेट्स को
रखना है। ऑब्जर्व थ्रू द माइक्रोस्कोप। अब आपको तालाब के पानी की बूंदों को भी किसके अंदर देखना है, माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है। ओके स्टूडेंट, सो इन दोनों ऑब्जर्वेशन में यू हैव बीन नोटिस्ड, आपने क्या नोटिस किया है, आपने नोटिस किया है डू यू फाइंड एनी टिनी ऑर्गेनिम्स मूविंग अराउंड, आपको दोनों में कहीं भी टिनी ऑर्गेनिम्स नज़र आए हैं? बिल्कुल नज़र आएंगे। जब आप तालाब के पानी में देखेंगे तो आपको उसमें टिनी ऑर्गेनिम्स बहुत आसानी से ऑब्जर्व हो जाएंगे। सो स्टूडेंट, these observation these observations show that water and soil are fully of tiny organisms। आप देखेंगे कि दोनों ही मिट्टी, एक आपने अपने ग्राउंड से ली थी और दूसरी आपने तालाब से ली थी, ठीक है। तालाब का जो पानी था और जो आपके ग्राउंड की मिट्टी का पानी था, बोथ हैव द टिनी ऑर्गेनिम्स, दोनों में ही क्या होंगे, टिनी ऑर्गेनिम्स होंगे। दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिम्स। These microorganisms or microbes are so small in size that they can't be seen with unaided eyes। Unaided eyes in the sense आपकी आंखें बिल्कुल कैसी हैं, नेक्ड हैं, इन पर कोई भी गॉगल नहीं है, कोई भी ग्लास नहीं है। जब आप इन दोनों वाटर ड्रॉपलेट्स को अपनी नेक्ड आइज से देखते हैं तो यू हैव not noticed any type of tiny organisms inside the water droplets, but आप जैसे ही इनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे you have been noticed, आपने ये नोटिस किया हुआ है कि there is a some microorganisms inside the water droplets, okay, moving here and there। so some of these, उनमें से कुछ such as the fungus, फंगस आपने जनरली देखी हुई होगी, जब ब्रेड पर जो फफूंद लगती है हम उसको फंगस की कैटेगरी में रखते हैं। So, such as the fungus that grows on bread, जो फंगस ब्रेड पर ग्रोन होती है, कैन बी सीन विद मैग्नीफाइंग ग्लास, हम उसको भी मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, अदर कांट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, लेकिन अदर जो होते हैं उसने माइक्रोस्कोप की सहायता के बिना हम नहीं देख सकते। मतलब क्या है कि आपने जो फफूंद ऑब्जर्व की है ब्रेड के ऊपर, यू आर एबल टू सी दैट, बट उसके अंदर के जो माइक्रोन्स हैं, माइक्रोब्स हैं, उन्हें आप कैटेगराइज नहीं कर सकते। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिम्स और माइक्रोब्स। माइक्रोन का मतलब ही छोटा होता है, ऑर्गेनिम्स का मतलब जीव, यानी कि ऐसे सूक्ष्म जीव जिन्हें हम अपनी नेक्ड आइज से कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, उन्हें माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिम्स की कैटेगरी में रखते हैं। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स सी, microorganisms are classified, microorganisms are classified into 4 मेजर कैटेगरीज। माइक्रोऑर्गेनिम्स को हम जनरली कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, 4। अब ये 4 मेजर कैटेगरीज कौन सी हो गई? फर्स्ट कैटेगरी इज बैक्टीरिया, सेकंड कैटेगरीज इज फंगाई, थर्ड कैटेगरी इज प्रोटोजोआ एंड फोर्थ कैटेगरी इज एल्गाई। यहाँ पे जो एल्गी है ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिम्स की कैटेगरी में आती है। बैक्टीरिया से आप अवगत हैं, बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि बैक्टीरियाज क्या होते हैं। एयर में बहुत से बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। इनफैक्ट जो आपका दूध से दही बनता है तो दही में लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, जो लैक्टिक एसिड यानी कि जो दूध की शुगर होती है, जो दूध में पाई जाने वाली सुक्रोज होती है, उसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है। वो होता है लैक्टोबैसिलस, जिसके कारण हमारा जो दूध है वो खट्टा हो जाता है। सो स्टूडेंट, ये तो आपके बैक्टीरियाज की कुछ वो हो गए हैं, आपकी कैटेगरीज हो गई हैं। नाउ रीड द फंजाई। फंजाई भी आपने रीड किया हुआ है, जो ब्रेड के ऊपर फफूंद आती है वो एक फंजाई का ही एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ और फोर्थ कैटेगरीज है एल्गी। ये आपकी माइक्रो ऑर्गेनिम्स को क्लासीफाई करने की जनरली 4 कैटेगरीज हैं। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिम्स आर शोन इन फिगर। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिम्स को फिगर में शो किया गया है। लेट्स सी द फिगर। These are the category of bacteria. Look student, these are the types of bacteria. ये माइक्रोस्कोप की सहायता से देखे जाने वाले बैक्टीरियाज हैं जो हमें हमारी अननीडेड आइज से दिखाई नहीं देते। अब आ जाइए नीचे। लेट्स सी, दिस इज द कैटेगरीज ऑफ द एल्गी। एल्गी में क्या क्या आ जाता है? एल्गी में एक आ जाता है आपका स्पायरोगैरा, और जो सेकंड है वो आपका आता है क्लाइमोडोनास।
तो अब यहाँ पे जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ की भी 2 कैटेगरीज हैं। एक है अमीबा, अमीबा आप लोगों ने जनरली पढ़ा हुआ होगा, दिस इज द पैरामीशियम, दीज आर द 2 कैटेगरीज बिलोंग्स टू प्रोटोजोआ। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट रीड द फोर्थ कैटेगरी। फोर्थ कैटेगरीज इज द फंजाई। फंजाई के लिए आपकी 4 कैटेगरीज आती हैं। ये जो कैटेगरी है जो आपने ब्रेड पे देखी होगी जनरली, इसे कहते हैं ब्रेड मोल्ड। ये है आपका पेंसिलियम और ये है आपका एस्परजिलियस। अब यहाँ पर जो पेंसिलियम है इसका इस्तेमाल हम जनरली एंटीबायोटिक्स को बनाने में करते हैं। बहुत सारी दवाइयाँ इन माइक्रो ऑर्गेनिम्स की सहायता से बनती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिम्स बहुत सारे हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, जिन्हें हम फ्रेंड्स की कैटेगरी में रखते हैं। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिम्स ऐसे होते हैं जो हमारे कैसे होते हैं, इनेमी की तरह एक्ट करते हैं, यानी कि हमारे यूज़फुल नहीं होते, हमारी बॉडी के फेवरेबल नहीं होते। ओके स्टूडेंट, सो अब आप एक 5th कैटेगरी पढ़ेंगे जो आजकल आपने बहुत ज़्यादा सुनी हुई होगी, वायरस। आपने अभी जो रिसेंटली कोरोना वायरस चल रहा है वो क्या है, एक वायरस की कैटेगरीज है। अब बैक्टीरिया और वायरस में मेन डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? सो बैक्टीरिया आप कह सकते हो कि बैक्टीरिया को किसी भी लिविंग सेल पर अपनी लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए, या कह सकते हो कि बैक्टीरिया को सरवाइव करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई लिविंग सेल ही मिले, ये कहीं पर भी सरवाइव कर सकते हैं। बैक्टीरिया इनफैक्ट बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में भी सरवाइव कर सकते हैं, कुछ बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा ठंड में भी सरवाइव कर सकते हैं। हर एक प्रकार के बैक्टीरियाज होते हैं जिनके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जिन्हें पर्टिकुलर कंडीशन चाहिए और कुछ ऐसे होते हैं जो किसी भी कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं। बट वायरस आप कह सकते हो कि जनरली जो वायरस होते हैं ये ऐसी कैटेगरीज के माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं जिन्हें सरवाइव करने के लिए कोई लिविंग सेल की आवश्यकता होती है। दे नीड एनी लिविंग सेल टू सरवाइव। सो स्टूडेंट, लेट्स सी, वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक। वायरस भी कैसे हैं? माइक्रोस्कोपिक हैं, बट डिफरेंट फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिम्स। बट ये जो आपने ऊपर 4 माइक्रो ऑर्गेनिम्स पढ़े हैं, कौन कौन से पढ़े हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। इन चारों से कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिम्स। मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं आप कि वायरस अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए, अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए इन्हें किसकी आवश्यकता होती है? इन्हें सेल्स की आवश्यकता होती है, सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिम्स। इट मीन्स वायरस जब किसी लिविंग सेल के ऊपर बैठते हैं या किसी लिविंग सेल के ऊपर आते हैं तो उस लिविंग सेल के सारे न्यूट्रिएंट्स को लेकर खुद लिविंग हो जाते हैं। उससे पहले ये कैसे होते हैं? उससे पहले ये नॉन लिविंग होते हैं। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वायरस लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस जब तक इसको कोई लिविंग सेल नहीं मिलेगी तब तक ये कैसा रहेगा? अनअफेक्टेड रहेगा। इट मीन्स ये नॉन लिविंग की कैटेगरी में रहेगा। बट जैसे ही ये किसी लिविंग सेल के कांटेक्ट में आता है तो ये भी कैसा हो जाता है? लिविंग हो जाता है और उसके बाद अपना रिप्रोडक्शन शुरू करके अपनी जनसंख्या को बढ़ाता है। सो नाउ which may be a bacterium, plant or animal. Some of virus are shown in the figure 2.5. Let's see the figure 2.5. This is the figure 2.5. Look this student. यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जनरली वायरस की कैटेगरीज ये है और एक ये है। आपने कोरोना वायरस में इस कैटेगरीज को बहुत ज़्यादा देखा होगा। तो come to the point. कॉमन एलिमेंट्स लाइक द कोल्ड। जनरली आपने देखा है कि कोल्ड होता है। ये जो कोरोना वायरस चल रहा है इसमें भी तो आपका कोल्ड और कफ ही है। देन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा से कहते हैं फ्लू, एंड मोस्ट ऑफ कफ आर कॉज्ड बाय वायरस। मतलब आप कह सकते हो कॉमन कोल्ड हो गया है, कोल्ड हो गया है, निमोनिया है, इन्फ्लुएंजा है, ये जनरली किसके द्वारा जनरेटेड डिसीजेज हैं? ये वायरस के द्वारा जनरेटेड डिसीज़ हैं। ओके, सीरियस डिसीजेस लाइक द पोलियो। आपने बहुत ज़्यादा अपने यहाँ पोलियो सुना होगा। पोलियो का वैक्सीनेशन होता है और पोलियो की जो दवाई है वो घर घर जाकर डोर टू डोर बच्चों को पिलाई जाती है। देन चिकन पॉक्स, ऑल्सो द कॉज्ड ऑफ वायरस।
चिकन पॉक्स का आपने नाम सुना हुआ है. चिकन पॉक्स इज अ डिसीज विच ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस. इट मीन्स आप कह सकते हो कॉमन कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया है, कोल्ड, कफ, पोलियो, चिकन पॉक्स, ये बीमारियां कैसी हैं? वायरस से जनरेट होने वाली भी डिसीजेज हैं. ओके स्टूडेंट. नाउ डिसीजेज लाइक द डायसेंट्री. डायसेंट्री कहते हैं अपच. डिसीजेज लाइक द डायसेंट्री, मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआंस. ये किसके द्वारा होने वाली डिसीजेज हैं? प्रोटोजोआंस के द्वारा होने वाली डिसीजेज हैं. वेयर एज टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस. ट्यूबरक्लोसिस जिसे हम टीबी कहते हैं, जो आपके जनरली फेफड़ों के द्वारा होने वाला रोग है, फेफड़ों का रोग है, जिसमें व्यक्ति का जो बॉडी है वो कैसी होती रहती है? रिड्यूस होती रहती है, यानी कि हल्की होती रहती है. आपने टीबी के मरीज देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं और उनकी बॉडी में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं रहती है अपना कोई काम करने के लिए. तो टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, दीज आर द डिसीज विच इज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया. इट मीन्स इन्हें हम क्या बोल सकते हैं? बैक्टीरियल डिसीज. तो यहाँ पर आप क्लासीफाई जनरली कर सकते हैं कि बीमारियाँ अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिम्स के कारण हो सकती हैं. वो माइक्रो ऑर्गेनिम्स जो हमें बीमार करते हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, वो हमारे फोक के अंदर आते हैं. इट मीन्स वो हमारे इनेमी हैं. बट वो माइक्रो ऑर्गेनिम्स जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल हैं, दे एक्ट लाइक एज अ फ्रेंड. ओके स्टूडेंट, आई होप यू कैन able to understand what the microorganisms and what is the properties of microorganisms, why they act as a friend and why they act as a foe. Next we will study in our next lecture. Okay student, bye.